अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अनवार और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी कंपटीशन बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एक कमीशन बेस्ड एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि करंट अफेयर्स का पोर्शन इन टेस्ट में तकरीबन 20 से 25% वैल्यू रखता होता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने आज इस वीडियो के साथ एक सीरीज का आगाज करना है जिसमें हम तमाम दुनिया में होने वाली मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स और हालात वाकयात के ऊपर नजर रखेंगे और उनको तफसील से डिस्कस करेंगे ताकि आपके टेस्ट की तैयारी हो सके। अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सीरीज की हर वीडियो के साथ बर वक्त इन टच रह सकें और अपने टेस्ट की बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो बगैर वक्त का ज़या किए अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस सीरीज़ का नाम करंट अफेयर्स रिकैप के नाम से होने वाला है। इसमें हम तमाम रिसेंट जो हमारे पास हैपनिंग्स हुई हैं पूरी दुनिया में उनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। कुछ की पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो पॉसिबल एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं उन टॉपिक से, वो भी हमारे पास सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी उन टॉपिक्स के बारे में। तो हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बगैर डिले किए। वो हमारे पास है वैगनर ग्रुप कू। तो सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि वैगनर ग्रुप जो है इज़ अ रशियन गवर्नमेंट फंडेड प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जिनको हम पीएमसीज भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसी मिलिशिया ग्रुप्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं गवर्नमेंट्स को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और फिर मिलिट्री एक्टिविटीज़ जंगी कार्रवाइयाँ करते हैं उनके लिए। ये वैगनर ग्रुप एक रशियन ओरिजिन का ग्रुप है। इसने ताज़ा जो है अगर आपने न्यूज़ देखी है तो उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने बगावत की, पुतिन के खिलाफ कू किया एक या कू करने की कोशिश की। इसको येवजेनी प्रिगोजिन इसको लीड कर रहे हैं। ये उसके अभी करंट लीडर भी हैं जिनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पुतिन के साथ और इस वजह से उनकी रेलेवेंसी अभी न्यूज़ में ज़्यादा थी। 23 जून को वैगनर ग्रुप ने एक रेबेलियन, एक बगावत की इंक्रीजिंग टेंशन्स की वजह से, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो लीडर थे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे और वो वैगनर ग्रुप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहता था। तो इस टेंशन की वजह से उन्होंने एक बगावत शुरू की। रोस्टोव डॉन में उस शहर का नाम था जिसमें बगावत शुरू की गई और इसके ऊपर जो है जोर इसलिए दिया जा रहा था और ज़्यादा इसको सीरियसली इसलिए देखा जा रहा था कि ग्रुप ने अनाउंस किया कि अब मॉस्को जो कि कैपिटल है रशिया का उसकी तरफ मूव करना चाहते हैं और उसको फतह करना चाहते हैं या उसके ऊपर हम जंगी कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं। असल मकसद सिर्फ उनका ये था कि वो किसी न किसी तरह का प्रेशर डालें पुतिन के ऊपर और उसकी कैबिनेट के ऊपर के। और जब एक जंगी हालात में आपके अपने सिपाही बगावत पर उतर आते हैं तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेन शो करता है। और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि ये पुतिन रजीम के 23 साल उसकी रजीम चलती आ रही है उसके सबसे बड़े चैलेंजेस में से शामिल था कि उसके अपने मिलिट्री के लोगों ने या उसके अपने प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने जिसको पे भी कर रही है, जिसको उसने अपने इलाकों में रखा भी हुआ है, उसने बगावत करने की कोशिश की। और इससे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये बताती है कि यूक्रेनियन जंग की वजह से कितना ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रेन आ रहा है हमारे पास रशियन पॉलिटिकल क्लाइमेट पे या उसके मिलिट्री क्लाइमेट पे, वो भी उसको जो है वो शो करती है। तो इस सब में जो रेलेवेंट चीज़ें हैं मैंने बोल्ड हाईलाइट करती हैं और आप उनको सिंपली एक नज़र से गुजारेंगे तो आपकी इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह रिवीजन हो सकती है। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास है चंद्रयान 3। आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि इंडिया ने चंद्रयान 3 नाम का एक स्पेस मिशन शुरू किया था जो कि अब आजकल में बिल्कुल ख़त्म भी होने वाला है। वो कामयाब भी रहा है। चंद्रयान जिसकी लिटरल ट्रांसलेशन अगर आप लोग भी तर्जमा करें तो मून स्पेसशिप, चांद और यान से, तो वो हमारे पास मून स्पेसशिप बनती है। ये तीसरा उसका मिशन है। ये 3 के नंबर से भी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पिछला मिशन उसका फेल हो गया था क्योंकि वो हमारे पास उसका कोई लैंडिंग में इशू हो गया था। एक और उसका मिशन था वो रॉकेट एक्सप्लोड कर गया था। तो ये तीसरा सबसे रिसेंट मिशन है उसका। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैरी किया था और इसका मकसद था लूनर एक्सप्लोरेशन। ये लूनर चांद को कहते हैं, एक्सप्लोरेशन यानी वो उसकी एक्सप्लोर करना चाहते थे, उस पर देखना चाहते थे। तो ये उसका मकसद था। 14 जुलाई को रॉकेट ने टेक ऑफ किया और उसका मकसद क्या था कि वो सरफेस ऑफ द मून पे यानी मून की सतह के ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है। सॉफ्ट लैंडिंग से मुराद है कि वो रॉकेट को उसके ऊपर बिल्कुल जिस तरह अगर ये सरफेस है तो उसके ऊपर बिल्कुल वो एक नॉर्मल जिस तरह आप उसकी वो लैंडिंग करते हैं या फिर टेक ऑफ करते हैं जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में वो अपने जो उसका स्पेस यूनिट है उसको वो लैंड करवा के वापस उसको वहाँ पे पहुँचाना चाहता था। ये उसका मकसद था। तो ये इसको कैरी आउट करने में कामयाब रहा है। चंद्रयान 3
जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यहीं से उसके तकरीबन सारे स्पेस मिशन लॉन्च होते हैं। इंडिया के आंध्र प्रदेश में ये मौजूद है और इसकी तकरीबन प्राइस जो है 615 करोड़ इंडियन रुपीस के करीब जा पड़ी है, जो कि 74 मिलियन डॉलर्स की अमाउंट है। ये इसकी अभी तक एस्टिमेशन है और गालिब इम्कान है कि अगर इसको वो रिवैल्यू करेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी और इसकी प्राइस अभी फाइनलाइजेशन की वजह से कंप्लीट नहीं की गई है, क्योंकि मिशन अभी भी इन प्रोग्रेस है। तो ये हमारे पास दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल चल रहा है और हमारे पास न्यूज़ में नज़र आ रहा है। अगर हम इसके तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो वो है माउई वाइल्ड फायर। माउई एक हवाई स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका एक आइलैंड है। तो ये उसके ऊपर जो है अभी ताज़ा वाइल्ड फायर हुई है। अगस्त 13 में एक वाइल्ड फायर हुई थी जो कि माउई आइलैंड के ऊपर आई और इसमें 93 पीपल अभी तक जहाँ भाग हो चुके हैं और कई 100 की तादाद मिसिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में ये एक सबसे डेडलीस्ट नेचुरल डिज़ास्टर माना जा रहा है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तकरीबन 100 साल की हिस्ट्री में, एक सेंचुरी की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सानहा रहा है, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कॉज किया गया। मुख्तलिफ हरिकेन्स भी अगर आप देखते हैं, हरिकेन कैटरीना भी था, वो भी यूएस कोस्ट लाइन पर आकर लगा, लेकिन उसमें भी जो है इतनी लॉस, इतनी डैमेज या इतनी डेथ नहीं हुई थी जितनी हमारे पास इसमें देखी जा रही है। ये आर्ग्यू किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन है वो पूरा का पूरा आइलैंड वाइप हो गया, तो उसको कई साल लगेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, क्योंकि हज़ारों लोग जो हैं वो होमलेस हो गए हैं। वो एक रिजॉर्ट था, एक हिस्टोरिकल प्लेस थी, वो सबका नुकसान हो गया। तो इस वजह से इसके ऊपर आर्ग्यू की जा रही है कि इसको बहुत ज़्यादा साल लगने वाले हैं। और ये बिल्कुल हमारे ऐसे, अब हम बात कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और इन्हीं दिनों में ये वाइल्ड फायर अभी भी अरूज पे है। और लास्ट टाइम जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी तो वो कह रहे थे कि 3% एरिया उसका सिर्फ जो अफेक्टेड एरिया है वो दिखा गया है। जो डॉग्स के साथ सर्च कर रहे हैं, आग बुझाते जा रहे हैं, लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लास्ट टाइम की मतलब न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम जो है ये हमने न्यूज़ वाले बता रहे थे कि इन्होंने सिर्फ 3% एरिया कवर किया है जो अफेक्टेड एरिया है और अभी बाकी की एक्सप्लोरेशन जारी है। तो डेथ टोल और प्रॉपर्टी डैमेज बढ़ती जाएगी जैसे उसको एक्सप्लोर करते जाएगी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे डिस्कशन में आना चाहिए वो है यूएस और चाइना की टेंशन बढ़ रही हैं। ताइवान, अगर आप न्यूज़ से वाकिफ़ हैं तो आप जानते होंगे कि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उसकी सॉवरेन टेरिटरी है। उसकी हिस्ट्री जनरल से मैं आपको बताता चाहूँ वो ये है कि ताइवान का इलाका वो उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उन लोगों के कंट्रोल में है जो चाइना की कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन के बाद वहाँ से भागे थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद चाइना को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया था कम्युनिस्ट ने, और जो उस वक्त की रूलिंग रजीम थी वो वहाँ से भाग कर ताइवान आ गई और उसको अलाइड सपोर्ट हासिल था क्योंकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ उसके ऊपर मूव कर रहे थे। तो इस वजह से चाइना उसको तब से क्लेम कर रहा है कि वो उसकी ओरिजिनल टेरिटरी है जिसके ऊपर काबिज हो गए हैं ये लोग। तो ताइवान के करंट वाइस प्रेसिडेंट और अनकरीब जनवरी में जो प्रेसिडेंशियल फ्रंट रनर हैं, यानी गालिब इम्कान है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनेंगे और वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे, विलियम लाई, वो यूनाइटेड स्टेट्स एक ट्रिप के लिए गए हैं जिसको चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो उसको देखती है कि ये एक साइन ऑफ यूएस सपोर्ट है कि ताइवान को वो सपोर्ट कर रहा है डायरेक्ट। इस वक्त मैं ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि चाइना का एक अपोजिशन यहाँ पे ये भी है कि यूएस और ताइवान के बीच में एक डिफेंस ट्रीटी साइन हो चुकी है। डिफेंस ट्रीटी वो काफ़ी टाइम से है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है लेकिन मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ताइवान के साथ यूएस की डिफेंस ट्रीटी है जिसमें उन्होंने ओपनली क्लेम किया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, अगर ताइवान के ऊपर जो है कोई भी हमला किया जाता है चाइना की तरफ से, तो यूएस उसको ऐसे देखेगा कि जैसे उसने यूनाइटेड स्टेट्स की ज़मीन पर हमला किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसने उसको रेजिस्ट करने के लिए ट्रीटी की है, चाइनीज़ इन्वेजन को और ताइवान को अपना सपोर्ट देने के लिए। लेकिन इसके बरक्स यूएस और ताइवान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये चाइना का रिएक्शन नहीं है, ये इसका ओवर रिएक्शन है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं और पॉलिटिशियंस एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। ये बड़ी नॉर्मल कम्युनिकेशन है और पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है तो कम्युनिकेशन का होना। और उन्होंने कहा है कि आप जो है इसको ओवर रिएक्शन ना दें और आप इसको बिल्कुल नॉर्मल समझें, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है जो हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। और लेकिन चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने शदीद गुस्से का इजहार किया है और उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारे पास न्यूज़ में चल रहा है। इसके बाद अगर आप मूवीज़ की दुनिया से इंटरेस्टेड हैं तो आप जानते होंगे कि ओपनहाइमर नाम की मूवी रिलीज़ हुई है। ये इसलिए रेलेवेंट है कि रॉबर्ट ओपनहाइमर वो अमेरिकी साइंसदान थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया था। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बना था। अगर हम कहना चाहें कि जो हमारे यहाँ रैंक अब्दुल कदीर खान को दिया जाता है वही वहाँ पे यूएस में ओपनहाइमर को दिया जाता है, तो वो बिल्कुल बचा होगा। इस वजह से उनका नाम हमारे पास मीडिया में सामने आ गया है
और उसके ऊपर बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, और ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर्स में कि रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर कौन थे, या मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, या पहला एटॉमिक बॉम्ब जिस प्रोजेक्ट में बनाया गया वो कौन सा प्रोजेक्ट था। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं आपके पास। ये मूवी क्रिस्टोफर नोलान ने डायरेक्ट की है। ये बहुत बड़े जो है, अगर आप मूवीज़ की दुनिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और इनकी बड़ी क्लासिक मूवीज़ हैं, जिसमें आप वो इंटरस्टेलर देखते हैं, और आप जो है इसमें इंटरस्टेलर तो बिल्कुल टॉप है। इंसेप्शन भी मेरे ख्याल से इसमें उनकी लिस्ट है। इस लिस्ट में 649 मिलियन के बजट पे बनी थी और इसने क्रॉस किया था, ये मतलब इतने उसने कमाए थे अपनी रिलीज से लेके अभी तक। तो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग वर्ल्ड वार 2 रिलेटेड मूवी है कि जंग अज़ीम दोम पे बनी हुई मूवीज़ की लिस्ट में अभी भी ये सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा कमाई है। इसको पढ़े मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया था क्योंकि इसने एक ऐसे साइंसदान की ज़िंदगी को बिल्कुल फोर फ्रंट पे ले आई है जिसके बारे में शायद लोग इतना वाकिफ़ नहीं थे और लोग इनको नहीं जानते थे। अब पूरी दुनिया जो है इस नाम से वाकिफ़ हो गई है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अगले इससे टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो है मिलिट्री कू जो नाइजर में हुआ था। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे 26 जुलाई को नाइजर के जो प्रेसिडेंशियल गार्ड थे उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजूम को डिटेन कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसी गार्ड के जो कमांडर थे जनरल अब्दुर्रहमान चियानी, उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पे हुकूमत करने वाला हूँ। इसको ज़बरदस्त रेजिस्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे, क्योंकि जो मिलिट्री जनता है उसने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस ख़त्म कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन साइड पर कर दिया है और एक कर्फ्यू लगा दिया है पूरी कंट्री में, जिसकी वजह से लोग बड़े तकलीफ़ में हैं। और इंटरनेशनली इवन जो अफ्रीकन यूनियंस हैं वो इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही हैं। एक हमारे पास एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उन्होंने कू लीडर्स को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी थी कि आप जनरल मोहम्मद बाजूम को पावर वापस दें और स्टेटस को बहाल करें, नहीं तो हम यूज़ ऑफ फोर्स करने वाले हैं। ये एक्सपायर हो चुकी थी 6 अगस्त को, 1 हफ्ते की जो डेडलाइन उन्होंने दी थी। और अब इस वक्त जो है अगर आप न्यूज़ से टच में रहें तो वो बताएंगे कि एक मिलिट्री मूवमेंट आप देख रहे हैं उसके बॉर्डर्स पे, और ताकि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके नाइजर के ऊपर कि हम आपके ऊपर हमला करने से भी ग्रेज नहीं करेंगे जो अफ्रीकन यूनियन है, और हम आपके ऊपर हमला करके ये डेमोक्रेसी वापस बहाल कर देंगे। तो इस तरह की उसको थ्रेट्स दी जा रही हैं। एक और टॉपिक है हमारे पास, वो भी बिल्कुल राइप है, फ्रेश है, कि इंडिया उसने अपने राइस एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है। बढ़ती हुई डिमांड और लोकल उसकी जो है प्राइसेस की वजह से इंडिया ने तकरीबन अपने जो है जितने भी उसके एक्सपोर्टर्स थे उनको मना कर दिया कि अब आप राइस बाहर ना भेजें, आप इसको इंटरनली जो है सेल करें। इस वजह से जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, पाकिस्तान है इसमें और भी हैं, वो इसी लिस्ट में मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि वो रेलेवेंट हैं। तो इन कंपनीज़ को मतलब राइवल सप्लायर्स को फोर्स किया है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। अगर आपने नोट किया होगा तो हमारे पास ऑन एवरेज जो है डॉन में मैं पढ़ रहा था कि 100 रुपीज़ उसकी प्राइस थी ओरिजिनली चावल की, अब वो 300, 350, 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पहुंच गया, क्योंकि हमारा सारा इस वक्त चावल जो है वो बाहर जा रहा है। इस वक्त मार्केट में 10 मिलियन मेट्रिक टन्स की कमी हो चुकी है चावलों की। तो इसको पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं से इसकी डिमांड पूरी होनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हद से हद जो है जो कंट्रीज़ बाकी हैं वो 3 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा बाकी सारा जो है वो शॉर्टेज में चला जाएगा। तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से ग्लोबल शॉर्टेज हो सकती है। अल्टीमेटली फिर अगर पाकिस्तान की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई तो फिर हमारी गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी किसी न किसी हद तक, या रिस्ट्रिक्ट कर दे इसकी एक्सपोर्ट को या बैन कर दे इसकी एक्सपोर्ट को। तो इसकी वजह से जो है वो फिर और ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसको वो इंडिया की इस एक्टिविटी को जो है कोई खास पसंद नहीं किया जा रहा है इंटरनेशनल फ्लोर पे। एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, कि कंट्रीज़ बाकी भी जो हैं वो अपने एक्सपोर्ट्स रोक देंगी सिर्फ इसलिए कि वो अपने लोकल कंज्यूमर्स को सेफ गार्ड कर सकें, उनको महफूज कर सकें, उनके लिए चावल अवेलेबल करवा सकें। चावल बहुत सारे लोगों के लिए मेन इंग्रेडिएंट होता है उनकी डाइट का। अगर उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसके 100 मसले हो जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन के इशूज़ आ जाते हैं और भी उससे रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर अगर मज़ीद लिस्ट को देखते हैं तो ये हमारे पास थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान। थाईलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इंडिया हमारे पास सबसे बड़ा कंट्री है जो एक्सपोर्ट करता है चावल को। उसके बाद हमारे पास थाईलैंड है, वियतनाम है और पाकिस्तान है, जो कि दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े राइस के इंपोर्टर्स हैं पूरी दुनिया में। तो इन सब के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। एक और टॉपिक हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के हक़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला किया है। काफ़ी सालों से ये मामला चल रहा था। इंडिया किशन गंगा और रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहा था 2 दरियाओं पे, एक झेलम पे, एक चनाब पे।
तो झेलम ये हमारे पास नीलम के करीब आज़ाद कश्मीर में उसने किशन गंगा का प्रोजेक्ट बनाया, चनाब का प्रोजेक्ट उसका जो है वो उसी के अपने दरिया चनाब के ऊपर ही बन रहा है। तो उसने पाकिस्तान को फोर्स किया कि वो मामला जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ लेके जाए। पाकिस्तान ने लोकली उसको डिप्लोमेटिक चैनल पर रजिस्ट किया, उसका नहीं नोटिस लिया गया, तो उन्होंने फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इसके मुतालिक केस फाइल किया कि वो इसको मतलब मामला हमारा सॉल्व करवाए। हमारा डिस्प्यूट है इस पानी के ऊपर, हमारे पास एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती है 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहिदा, जो कि इनको रोकता है और ये इसको पानी को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब इस पर हमारा 80% ऑफ हमारा पानी जो है वो इस दो दरियाओं से झेलम और चनाब से आता है, जो मतलब हमारे पास पाकिस्तान ने आर्ग्यू किया तो वो उसको क्यों यूज़ कर रहा है। इंडिया ने कहा है कि जो कोर्ट है, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसके पास इतनी कॉम्पिटेंसी, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसका और वो इख्तियार नहीं, उसका दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस मामले को सुने, और हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहते हैं। ये उन्होंने काफ़ी साल की डिले के बाद बताया। मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप अपनी मतलब हमें स्टेटमेंट दें, इंडिया ने नहीं रिस्पॉन्स किया, काफ़ी डिले की। उन्होंने बाद में कहा कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट से बात करेंगे इस मामले में। इंडस वाटर मतलब जो सिंध तास मुआहिदा है उसमें यही है कि ये एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होगी तो वो आएगा और उसको सॉल्व करेगा, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी उनसे करवाई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडस वाटर की ट्रीटी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने उसको मैनेज करवाया था। तो पीसीए जो हमारे पास परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन थी, उसने ये नोशन रिजेक्ट किया है। उसने कहा है कि उसके पास ज़रूर इख्तियार है कि वो इसके ऊपर फैसला दे सकती है। इंडिया ने उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करने का ऐलान किया और उसने कहा कि हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लीगल है और हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की ओपिनियन का इंतजार करेंगे और आपकी हम प्रोसीडिंग को, जुरिस्डिक्शन को कबूल नहीं करेंगे। अभी तक इसके ऊपर यही अपडेट है, आगे जैसे न्यूज़ में आता रहेगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉलिटिकल दुनिया में कि इक्वेडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की असैसिनेशन हुई है। असैसिनेशन से मुराद है मर्डर, और असैसिनेशन में ये फ़र्क होता है, मर्डर किसी का भी हो सकता है लेकिन असैसिनेशन हमेशा एक इंपॉर्टेंट शख्स की होती है। जिस तरह हम अगर आप लिखेंगे कि लियाकत अली खान वाज मर्डर्ड वर्सेस लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड, तो असैसिनेटेड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट शख्स थे, एक पोजीशन ऑफ पावर में थे और उनको एक साजिश के तहत कत्ल किया गया था। इक्वेडोर एक छोटा साउथ अमेरिकन कंट्री है, 18 मिलियन की इसकी पॉपुलेशन है और उसकी तारीख की पहली पॉलिटिकल असैसिनेशन है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, अभी 8 में से एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे फर्नांडो विलाविसेंसियो, उनको 12 गोलियां मार के एक इलेक्शन कैंपेन के बाद जो है उनको हलाक कर दिया गया है। इस कंट्री का पहले भी बहुत बड़ा इशू चल रहा था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, वो बड़े मुश्किल में थे, उनको बड़े मर्डर रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसके रिसेंटली, उनके ड्रग कार्टेल्स और इस तरह की क्राइम लॉर्ड्स उसमें उसको असर कर रहे हैं और ये कैंडिडेट उन्हीं के खिलाफ जो है वो कैंपेन कर रहे थे, जोर लगा रहे थे पिछले 3 सालों से। इसी वजह से जो है वो कहा जा रहा है कि उनका मर्डर हो गया। विलाविसेंसियो गवर्नमेंट करप्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे क्योंकि उनकी ये ओपिनियन थी और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है ये मुलविस है इन तमाम ड्रग कार्टेल्स में, इसी वजह से इनके साथ मतलब ये बेबाकी से फिरते हैं और जो मर्जी करते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनका मर्डर किया गया और ये गवर्नमेंट का हाथ ये है, गवर्नमेंट का हाथ है या एटलीस्ट ये जो एक्टिविटी है ये गवर्नमेंट सैंक्शनड है, उनको सिक्योरिटी ना दी गई, उनको बार बार मतलब वल्नरेबल इलाकों में जा रहे हैं तो उसकी लोकल पुलिस ना दी जाना, इस वजह से जो है उसके ऊपर आर्ग्यू किया जा रहा है। साथ में हमारे पास एक और इसमें न्यूज़ अपडेट जो है अर्दगान तैयब अर्दगान के तुर्की में इलेक्शन जीतने के बाद एक बड़ा मसला चलता आ रहा था वहाँ पे लोकल यूरोपियन यूनियन का कि वो स्वीडन ज्वाइन करना, फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन करना चाह रहे थे नेटो को। ये इसके ऊपर थोड़ी सी भी हम अगले पॉइंट में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब तुर्की तैयब अर्दगान ने एग्री कर दिया है, अगर आप नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो तमाम मेंबर्स की इसमें एग्रीमेंट होनी चाहिए। तो इसमें तुर्की की एग्रीमेंट नहीं थी, वो स्वीडन को नहीं आने दे रहा था काफ़ी टाइम से, तो उसके ऊपर तैयब अर्दगान ने अपना ऑब्जेक्शन ख़त्म कर दिया है और उसको फॉरवर्ड कर दिया है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए और उन्होंने अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ख़त्म किया था जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। उन्होंने देखा कि रशिया यूरोप के हालात अगर जंग की कैफियत में हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ सपोर्ट होनी चाहिए मिलिट्री की। उन्होंने अपनी मिलिट्री भी एक्टिव की और साथ में उन्होंने नेटो में अपनी शमूलियत भी की। और स्वीडन की एक्सेशन जो है, स्वीडन को ज्वाइंडर उसने तुर्की ने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो अब तुर्की का ये ख्याल है, अर्दगान का ये ख्याल है और उनकी ये उम्मीद है कि इस तरह के डिप्लोमेटिक मेजर्स अगर वो लेंगे तो वो हो सकता है कि उनके सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट जनरेट करें जो बाद में तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का मौका देगी। तुर्की काफ़ी टाइम से इसको कंटेस्ट कर रहा है, अभी उनका यूरोपियन यूनियन का ऑब्जेक्शन है तुर्की के ऊपर। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने जुडिशल जो लॉज हैं उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, उनको लिबरल नहीं बनाएंगे तो तब तक हम आपको यूरोपियन यूनियन में शमूलियत नहीं दे सकते। तो उस इशू के ऊपर वो तुर्की का बिलीफ है कि हो सकता है उनको कुछ रिलैक्सेशन
एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई मज़ीद डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसराइल ने इसके बरक्स एक ऐसा लॉ पास किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हज़ारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स बाहर आए हुए हैं तेल अवीव में, जो कि इसराइल का कैपिटल है। उसके ऊपर जो है यही वजह है कि जो इसराइली पार्लियामेंट है, जिसको नेसेट भी कहा जाता है, उसने एक बिल पास किया है जो कि जुडिशरी की पावर्स को लिमिट कर देता है। और इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, अपोजिशन ने भी वॉकआउट कर दिया इस बिल के ऊपर। इस पे अकेले पार्लियामेंट में जो हमारे पास रूलिंग पार्टी बैठी थी उसी ने वोट किया है, 63 वोट उनको पड़े हैं। तो इस वजह से जो है उसको वो रेजिस्ट कर रही थी अपोजिशन, और पब्लिक भी उसको रेजिस्ट कर रही थी। दरहकीकत जो जुडिशरी है उसके पास इसराइल में इख्तियार था कि वो गवर्नमेंट डिसीजंस अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसको ख़त्म कर सकता था। ये लॉ जो है इसका बुनियादी मकसद है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस जुडिशल रिव्यू की ताकत को ख़त्म कर दे, उससे ले ये ताकत। इसी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपोजिशन की जा रही है कि ये तो फिर हमारे पॉलिटिशियंस जो मर्जी चाहे करते रहेंगे, उसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं रहेगी। और हज़ारों की तादाद में लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली तेल अवीव से वेस्ट जेरूसलम तक वॉक भी की, सिर्फ इसी वजह को, इस चीज़ को डिनोट करने के लिए कि हम इसमें अपोजिशन लाते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन बहरहाल इसराइल में वो बिल पास हो गया और अब हम इसके आने वाले दिनों में उसके असरात देखने वाले हैं। और एक इन लोकल डेवलपमेंट में रीजनल लेवल पे अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि मार्च में उन पर एक केस हुआ था, एक लोकल बीजेपी लॉ मेकर ने किया था, जिसमें वो मोदी नाम को बुरा भला कह रहे थे। उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स उनके ये थे कि वो मोदी नाम का जो सरनेम होता है उसके सारे लोग चोर होते हैं, ये उन्होंने बात की थी। और जो लॉ मेकर थे जिन्होंने क्लेम किया था पार्लियामेंटेरियन, वो भी मोदी थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये उन्होंने कहा था कि ये हमारे उनको भी हर्ट करता है। तो असूलन जो है उन्होंने ये बात की थी, इसके ऊपर उन्होंने डेफेमेशन में उन पे केस किया था और उनको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था, 2 साल की उनको जेल भी सुनाई थी। तो वो बेल पे रिहा हो गए थे और उनको 2 साल की जेल के बाद बेल ज़रूर मिल गई थी। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये है उनकी पार्लियामेंट की, अगर कि आपको 2 साल की जेल हो जाती है तो आपकी पार्लियामेंटेरियन सीट ख़त्म हो जाती है। अगस्त 7 को सुप्रीम कोर्ट में जो अपील उनकी चल रही थी उसमें उनकी कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया गया और राहुल गांधी पार्लियामेंट में वापस आए। लेकिन इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो पहले जो उनकी अपोजिशन थी जो बिखरी हुई थी वो सब इकट्ठी होकर उन्होंने INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को फॉर्म किया है, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 20 के करीब जमातें हैं, उस बल्कि इससे ज़्यादा जमातें हैं उसमें शामिल हैं, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ वो लड़ने वाली हैं। और आखिरी हमारे पास में जो पॉइंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। डोनाल्ड ट्रंप को अब चौथी दफ़ा उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उनका नेचर क्या है उसका हम हल्का सा डिस्कस करने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पहले करंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं US हिस्ट्री में जिनको किसी भी किस्म के क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ रहा है। उनको फेलनी चार्जेस सीरियस लेवल के फेडरल चार्जेस को कहते हैं, उनका सामना करना पड़ेगा कि उन्होंने 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज करना या उसको डिले करने की कोशिश की है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि वो एक एफर्ट थी पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर को रोकने के लिए। अगर आप उसके हक़ाइक़ को पढ़ेंगे तो उसके ऊपर जो फैक्ट्स हैं जो उन्होंने दिए, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ट्रंप ने जानबूझकर झूठ बोला इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, जिसकी वजह से एक लोकल लेवल पर रॉइट हुई, उनके सपोर्टर्स बाहर निकले। उन्होंने कैपिटल हिल जो कि पार्लियामेंट के रैंक रखती है US का, जहाँ पे सारे सेनेटर्स बैठते हैं जहाँ उनके सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं, वहाँ पर उन्होंने हमला किया और उसको कब्जे में करने की कोशिश की सिर्फ इस वजह से। और उनका ख्याल था कि ट्रंप ने इस वायलेंस को बेस बनाते हुए वोट की काउंटिंग को डिले करना चाहा, जो कि एक क्राइम है कि आप प्रेसिडेंशियल पावर जिसका हक बनता है नए कैंडिडेट का उसके हवाले करने के बजाय आप जो है उसको डिले कर रहे हैं। तो इस चार्जेस के ऊपर उनको दोबारा से इंडाइक्ट किया गया है और गालिब इम्कान है कि अब इसके ऊपर हम मज़ीद डेवलपमेंट देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगले साल में होने वाले इलेक्शन के ऊपर ट्रंप साहब दोबारा जो है वो अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहते हैं। इस वजह से उनके चार्जेस का होना वो बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता है उनके पॉलिटिकल कैंपेन पे। तो हमारे पास आज के लिए सिर्फ इतने ही हमारे टॉपिक्स है। ये 13 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि जुलाई में हुए और अगस्त में हुए, और हम इनको जो है
तफसील से देख भी चुके हैं। तरीक़ेकार बेस्ट ये है कि आप पिछले आने वाली तमाम स्लाइड्स का जो एक मेन स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम से पहले, अपने पेपर से पहले आप उनको जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लें और आपकी तैयारी हो जाए। और हमारे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें ताकि हमारे जो अगले आने वाली सीरीज़ है वो आप उससे बिल्कुल आप तैयार रह सकें, उससे आप उसको फ़ौरन एक्सेस कर सकें और आपके पास जो है इतना मटेरियल मौजूद हो कि आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत ना हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके साथ मज़ीद ऐसी वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़।